भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं अर्थव्यवस्था में देखते हैं एनसीईआरटी बेस। एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी। देखते हैं पहला अध्याय, भारतीय रुपये का अवमूल्यन, कारण और उसका इतिहास। जो भारतीय रुपयों का अवमूल्यन हुआ है उसका कारण और इतिहास जानेंगे। देखते हैं परिचय में देखते हैं 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारतीय रुपयों का 3 बार अवमूल्यन हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार। भारतीय रुपयों का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। भारतीय रुपयों का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। कहता है 1947 में विनिमय दर जो थी 1 USD बराबर 1 INR था, लेकिन आज आपको एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 66 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए कितने रुपये खर्च करने पड़ते हैं? 66 रुपये खर्च करने पड़ते हैं एक अमेरिकी डॉलर के लिए आज। ठीक, पहले क्या था? 1 USD बराबर 1 INR। अब एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 66 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ घरेलू मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी होना, जबकि आंतरिक मूल्य का स्थिर रहना। कोई भी देश अपने प्रतिकूल भुगतान संतुलन BOP को सही करने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है। यदि कोई देश प्रतिकूल भुगतान संतुलन BOP का सामना कर रहा है तो इस स्थिति में वह अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, जिससे उसका निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। कहने का आशय ये हुआ कि यदि कोई देश है अगर अपने प्रतिकूल भुगतान करता है, अपने प्रतिकूल भुगतान सामान करता है तो उसकी स्थिति वह अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है। यदि निर्यात सस्ता करता है और आयात महंगा करता है, निर्यात सस्ता हो जाए तो आयात महंगा हो जाता है, आयात क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। विनिमय दर का अर्थ दो अलग अलग मुद्राओं की सापेक्ष कीमत है, अर्थात एक मुद्रा के सापेक्ष दूसरी मुद्रा का मूल्य। एक मुद्रा के सापेक्ष जो दूसरी मुद्रा का मूल्य है वह मुद्राओं विनिमय दर का जो दो मुद्राएं हैं उनकी सापेक्ष कीमत है। वह बाजार जिसमें विभिन्न देशों की मुद्राओं का विनिमय होता है वह विदेशी मुद्रा बाजार कहलाता है। क्या है कहने का आशय? जो बाजार विभिन्न देशों की मुद्राओं का विनिमय होता है वह बाजार जिसमें विभिन्न देशों की मुद्राओं का विनिमय होता है वह विदेशी मुद्रा बाजार कहलाता है। विनिमय दर का अर्थ है, विनिमय दर 3 प्रकार के होते हैं। जो विनिमय दर हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? देखते हैं। नंबर 1 अस्थायी विनिमय दर। जो अस्थायी विनिमय दर है वो है क्या? देखते हैं। यह विनिमय दर की वह प्रणाली है जिसमें एक मुद्रा के मूल्य को स्वतंत्र रूप से निर्धारित होने की अनुमति होती है, या मुद्रा के किसी मूल्य को किसी मुद्रा की मांग या आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अस्थायी विनिमय दर कहलाती है। कहने का आशय यह हुआ है कि अगर कोई विनिमय दर है उसकी प्रणाली जिसमें एक मुद्रा का मूल्य को स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाए, स्वतंत्र रूप से उसकी निर्धारण कर दिया जाए, या मुद्रा के किसी मूल्य को मुद्रा की मांग या पूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जिसकी मांग ज़्यादा होगी वो अस्थायी, उसकी मांग के आधार पर ठीक उसे निर्धारित किया जाए तो वह विनिमय अस्थायी
दर कहलाती है। क्या कहलाती है? विनिमय अस्थायी दर। जब उसकी मांग जाता हो जाती है, अब किसी मुद्रा के मूल्य को किसी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर अगर निर्धारित किया जाता है तो उसकी वह अस्थायी विनिमय दर कहलाती है। अगला आगे देखते हैं स्थायी दर। स्थायी दर क्या है देखते हैं। स्थिर नंबर 2 स्थिर विनिमय दर। जो स्थिर विनिमय दर है, विनिमय दर की वह प्रणाली जिसमें विनिमय दर की मांग और आपूर्ति के आधार पर नहीं बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, तो वह उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थिर विनिमय दर। जब सरकार द्वारा उसे निर्धारित किया जाता हो, ठीक, मतलब उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर नहीं। जब मांग और पूर्ति के आधार पर थी वो अस्थिर विनिमय दर थी, और जब मांग और आपूर्ति के आधार पर न होकर के सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है तो स्थिर विनिमय दर कहलाती है। आगे देखते हैं प्रबंधित विनिमय दर। अगले ये प्रबंधित विनिमय दर। यह विनिमय दर की जगह वह प्रणाली है जिसमें सरकार द्वारा विनिमय दर में 1 से 3% की उतार चढ़ाव 3% का उतार चढ़ाव 1 से 3% का उतार चढ़ाव कर दिया जाए, उतार चढ़ाव की अनुमति दी जाती है, उसे प्रबंधित विनिमय दर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबंधित। जो प्रबंध किया जाता हो, 1 से 3% का प्रबंध कर दिया गया, इसलिए उसे प्रबंधित विनिमय दर कहते हैं। ठीक, इस प्रणाली में विनिमय दर ना तो स्थिर होती है और ना ही स्वतंत्र होती है। इस विनिमय दर के निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पूरा दखल होता है। IMF का पूरा दखल होता है। ठीक, इस विनिमय दर के निर्धारण में, जो यह विनिमय दर होगी उसके निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पूरा दखल होता है। तीसरी है सममूल्य प्रणाली। जो सममूल्य प्रणाली है वो क्या है देखिएगा। इस प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रत्येक सदस्य देश में 1947 से 1971 तक अपनी मुद्रा का मूल्य सोने या अमेरिकी डॉलर के रूप में व्यक्त करते थे। क्या करते थे? 1947 से 1971 तक अपनी मुद्रा का जो मूल्य है वो सोना या अमेरिकी डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता था। ठीक, अमेरिकी डॉलर या सोने के रूप में उसे व्यक्त किया जाता था अपनी मुद्रा को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब हमारा देश आज़ाद होने के बाद भारत ने भी IMF की सममूल्य प्रणाली का पालन किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर एक दूसरे के बराबर थी। अर्थात कहने का आशय ये हुआ, जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, तब अमेरिकी डॉलर के बीच भारतीय रुपया था एक दूसरे के बराबर था। एक USD बराबर एक INR, मतलब US और इंडिया, IN इंडिया का रुपया था जो, और US डॉलर D जो अमेरिकी डॉलर था, वो दोनों क्या था? बराबर था। आगे देखते हैं सितंबर 1949 में भारतीय रुपये की विनिमय दर 13.33 रुपये पाउंड स्टर्लिंग एवं 4.75 रुपये डॉलर आंकी की गई थी। कितनी की गई थी? जो भारतीय रुपये की विनिमय दर की गई वो 13.33 रुपये पाउंड स्टर्लिंग एवं 4.75 रुपये डॉलर की गई थी। ठीक, इसके बाद यह विनिमय दर जून 1966 तक अपरिवर्तित थी। यह 1966 तक अपरिवर्तित था, जब रुपये के मूल्य में 36.5% अवमूलन किया गया। कितना किया गया? 36.5% अवमूलन किया गया। तब भारतीय रुपये की विनिमय दर 21 रुपये, पहले कितनी थी?
पहले थी 4.75 रुपये, अब 21 रुपये पाउंड स्टर्लिंग या 7.1 रुपये डॉलर हो गई। ठीक, पहले 13.33 थी, फिर हो गई आपकी 21 रुपये पाउंड, तो 7.1 रुपये डॉलर हो गई थी। यह प्रणाली, यह विनिमय प्रणाली 1971 तक जारी रही। जब अमेरिका के पास मौजूद सोने के भंडार में कमी होने लगी तो उसने डॉलर के सोने में परिवर्तन कर दिया, परिवर्तनीयता को विलंब कर दिया, जिसके कारण ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अनुसार यह ब्रेटन वुड्स प्रणाली समाप्त कर दी उसने। ब्रेटन वुड्स प्रणाली समाप्त कर दी। ठीक, जब अमेरिका डॉलर की बढ़ोतरी हो गई तो यह उसने प्रणाली समाप्त कर दी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं नंबर 1, सरकार के पास धन का अभाव। जब सरकार के पास धन का अभाव हुआ है तभी अमेरिकी डॉलर और रुपये में परिवर्तन हुआ। देश में खस्ता हालातों की स्थिति में प्रधानमंत्री नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू ने रूस की पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय मॉडल को अपनाया है। ठीक, इसके अलावा 1950 से 1960 के दशक में भारत सरकार लगातार ऋण के रूप में विदेशी मुद्रा लेती रही। क्या करती रही? विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में लेती रही भारत सरकार। 1950 से 1960 तक ऋण के रूप में विदेशी मुद्रा लेती रही है। आगे देखते हैं, जब हमारा देश 1950 और 1960 में भारत ने एक दशक में भारत सरकार ने ऋण लगातार विदेशी मुद्राओं को लेती रही, ऋण के रूप में विदेशी मुद्राएं लेती रही, जिसके कारण विनिमय दर 4.75 अमेरिकी डॉलर हो गई। आगे देखते हैं, चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है। तब क्या हुआ है हालात हमारे, देखते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध। जब 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ है, 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ है, और 1966 के भयंकर सूखे, ये 3 कारण अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में कमी आ गई। इसके कारण उत्पादन क्षमता में कमी आ गई अर्थव्यवस्था की। ठीक, इसी के कारण से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था यहाँ से ही डगमगा गई थी। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ जब, और 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और 1966 में भयंकर सूखा के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता कम हो गई। क्या हो गई? उत्पादन क्षमता क्या हो गई? भारत की कम हो गई, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, जिससे मुद्रास्फीति में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इस समय भारत सरकार को बजट घाटे का सामना करना पड़ रहा था। भारत बचत की नकारात्मक दर के कारण उसे विदेशों से अतिरिक्त ऋण नहीं मिल सका था। जो ये नकारात्मक दर के कारण उसे विदेशों से अतिरिक्त ऋण नहीं मिल नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि इसके अलावा अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार को प्रौद्योगिकी की जरूरत थी। अतः प्रौद्योगिकी की प्राप्ति और उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए विदेशी व्यापार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए सरकार ने रुपये के बाहरी मूल्य में जो बाहरी मूल्य है, बाहरी मूल्य में अवमूलन किया, जिसके कारण विनिमय दर 7 रुपये प्रति डॉलर हो गई थी। कितनी हो गई थी? 7 रुपये प्रति डॉलर हो गई थी।
₹7 प्रति डॉलर हो गई थी। आगे देखते हैं। नंबर 3, राजनीतिक अस्थिरता और 1973 की तेल त्रासदी। जो राजनीतिक अस्थिरता है 1973 में तेल की त्रासदी, जो तेल की त्रासदी है उसके द्वारा देखते हैं क्या है। 1973 की तेल त्रासदी के कारण अब अरब पेट्रोलियम निर्यातक, जो पेट्रोलियम निर्यातक है, अरब देश के संगठन द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती थी। उस समय क्या कर रहे थे? कटौती कर रहे थे, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या थी? डगमगा गई थी, जिसके कारण तेल के आयात मूल्य में वृद्धि हुई। अतः इस आयात मूल्य का भुगतान करने के लिए भारत को विदेशी मुद्रा के रूप में ऋण लेना पड़ा, जिससे भारतीय मुद्रा क्या हो गई? जिससे भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशियों का विश्वास कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशियों का विश्वास कम हुआ है। क्यों? क्योंकि यहीं के लोगों ने इंदिरा गांधी की मृत्यु कर दी थी। अतः इन सभी घटनाओं के कारण परिणाम स्वरूप विनिमय दर में कमी हुई। यह 1985 में 12.34 रुपये प्रति डॉलर, जबकि 1990 में 17.5 रुपये 17.50 रुपये अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। 17.5 रुपये अमेरिकी डॉलर हो गया है 1990 में, और 1985 में 12.34 रुपये थी। आगे देखते हैं। 1991 का आर्थिक जो संकट हुआ उसके द्वारा हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है? ऐसा माना जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे कठिन दौर था। कौन सा? 1991 में आर्थिक जो संकट हुआ है उसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे कठिन दौर था। सबसे कठिन दौर था। इस दौर में राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, 7.8% ब्याज भुगतान सरकार की, जो 7.8% है, 7.8% ब्याज भुगतान सरकार के कुल राजस्व संग्रह का 39% चालू खाता, जो चालू खाता है, चालू खाता घाटा सीएडी सकल घरेलू उत्पाद का 3.9% और थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति लगभग 14% थी। कितनी थी? 14% थी। आगे देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति लगभग 14% थी। कितनी थी? 14%। जो थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति थी वो लगभग 14% थी। क्यों? इन सब परिस्थितियों में भारत विदेशियों को भुगतान नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारत को दिवालिया घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया था? भारत को दिवालिया घोषित कर दिया था। किनके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा। क्योंकि भारत उनका क्या भुगतान नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। अतः इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने फिर से भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया। क्या किया? भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया सरकार ने फिर से दोबारा। ठीक। और विनिमय दर 24.58 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हो गई। जो भारत की विनिमय दर थी वो 24.58 प्रति अमेरिकी डॉलर हो गई। आगे देखते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य कारण, 5वें नंबर अन्य कारण थे जो भारत की स्थिति को, भारत की अर्थव्यवस्था जिसके द्वारा डगमगाई। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं हुआ बल्कि अमेरिकी डॉलर का
अमेरिकी डॉलर का अधिमूल्यन हुआ है। क्या हुआ है? अमेरिकी डॉलर का अधिमूल्यन हुआ। विशेषज्ञों का जो विशेषज्ञ थे यहाँ के भारतीय, उन्होंने कहा कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं हुआ है, जबकि अमेरिकी डॉलर का अधिमूल्यन हुआ, जिसके कारण विनिमय दर में यह अंतर आया है। इसके अलावा भारतीय रुपयों के अवमूल्यन के निम्नलिखित कारण हैं। तेल आयात पर खर्च का कम होना। क्या होना? तेल के आयात पर खर्च का कम होना। भारी मात्रा में सोने का आयात। अगला नंबर, विलासिता वाली वस्तुओं का आयात। 3। अगला देखते हैं, पोखरण परमाणु परीक्षण। जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ, उसके द्वारा भी 1957 का एशियाई वित्तीय संकट, जो 1997 में एशियाई वित्तीय संकट हुआ है, उसके द्वारा भी। अगला कहता है 2007 और 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण यूरोपीय सार्वभौम ऋण संकट के कारण 2011 के कारण। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट देखते हैं, भारत के शीर्ष 15 निजी बैंकों की सूची। जो भारत के शीर्ष पर हैं 15 निजी बैंकों की सूची इस प्रकार है। भारत के शीर्ष 15 निजी क्षेत्र बैंक की सूची देखते हैं क्या है। बैंकिंग क्षेत्र के 3 प्रकार के बैंक हैं। जो बैंकिंग क्षेत्र में 3 प्रकार के बैंक होते हैं, कौन कौन से देखते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बैंक होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक। निजी क्षेत्र के बैंकों पर या तो एक व्यक्ति का या सीमित भागीदारों का स्वामित्व होता है। जो निजी बैंक होते हैं उनके लिए कहा गया है कि निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं, बैंकों पर या तो एक व्यक्ति का या उसकी एक सीमित भागीदारी का स्वामित्व होता है। भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में बाजार के आधार पर सबसे बड़ा बैंक HDFC, जो सबसे बड़ा बैंक है, कौन सा? निजी क्षेत्र के बैंकों में बाजार मूल्य के आधार पर, जो निजी क्षेत्र है उनके बैंक में बाजार के मूल्य के आधार पर सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। इसके बाद क्रमशः एक्सिस बैंक और ICICI बैंक का स्थान है। अगला देखते हैं, क्रम संख्या इनकी देखते हैं। क्रम संख्या से जो क्रम संख्या बैंकों की स्थापना, मुख्यालय और मूल बाजार करोड़ों रुपए में। HDFC बैंक जो नंबर 1 में है, इसकी स्थापना 1994 में हुई है। ये इनका मुख्यालय मुंबई में है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई है, मुख्यालय मुंबई में है। जो मूल्य इनका करोड़ों रुपए में 32 करोड़, जो इनका मूल्य। HDFC बैंक 1994 में इनकी स्थापना हुई है। मुंबई इनका कार्यालय है, मुख्यालय मुंबई में है। 3,29,975 3,29,757.41। इसके बाद अगला बैंक है ICICI बैंक। 1994 में मुंबई इसका मुख्यालय है। ठीक, 158,503 1,58,503.49 रुपये करोड़ के हिसाब से है। अगला देखते हैं एक्सिस बैंक। 1993 में इसकी स्थापना हुई है, मुंबई इसका कार्यालय है। 1,51,877.77 रुपये करोड़ों में। अगला देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसकी स्थापना 2003 में मुंबई में हुई है। 1,50,176.96
रुपए करोड़ों में। अगला देखते हैं, इंडस इंड बैंक 1994 में इसका स्थापना हुई है, मुंबई इसका मुख्यालय है। 73,272.69 रुपये करोड़ों में। अगला देखते हैं, यस बैंक है, यस बैंक इसकी स्थापना 2004 में हुई है। कब हुई है? 2004 में। मुंबई इसका मुख्यालय है। 60,701.2। अगला है IDFC बैंक इसकी स्थापना 2015 में हुई है। मुंबई इसका मुख्यालय है। 20,369.39 करोड़ों में रुपए। अगला देखते हैं, अगला है फेडरल बैंक, स्थापना 1945 में हुई है। केरल इसका मुख्यालय है। 12,339.99 रुपये करोड़ों में। अगला देखते हैं, RBL बैंक, रत्नाकर बैंक है जो, इसकी स्थापना 1943 में हुई है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। RBL बैंक इस मुख्यालय इसका महाराष्ट्र में है। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। 11,356.83 रुपये करोड़ों में। अगला देखते हैं, सिटी यूनियन बैंक 1904 में इसकी स्थापना हुई है। तमिलनाडु इसका मुख्यालय है। 7,850.15 रुपये करोड़ों में। अगला देखते हैं, करूर वैश्य बैंक, जो करूर वैश्य बैंक है उसकी स्थापना 1916 में हुई है। तमिलनाडु इसका मुख्यालय है। 5,837.31 रुपये करोड़ों में। अगला देखते हैं, JK बैंक 1938 में इसकी स्थापना हुई है। श्रीनगर इसका मुख्यालय है। 3,386.17 रुपये करोड़ों में। अगला है DCB बैंक, इसकी स्थापना 1930 में हुई है। मुंबई इसका मुख्यालय है। 3,349.58 रुपये करोड़ों में। अगला देखते हैं, साउथ इंडिया बैंक 1929 में इसकी स्थापना हुई है। 1929 में इसकी स्थापना हुई है। केरल इसका मुख्यालय है। 3,092.91 रुपये करोड़ों में। अगला है कर्नाटक 15 नंबर, 2924 में इसकी स्थापना हुई है। कर्नाटक इसका मुख्यालय मंगलौर। 2,938.32 रुपये करोड़ों में। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से UPSC के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज देख रहे थे अर्थव्यवस्था में देख रहे थे NCERT बेस में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की NCERT, कक्षा 6 और 7 की NCERT ये थी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 99567824 और 56, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्राएं हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से UPSC के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।